गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सनराइज करियर एकेडमी। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, सनराइज करियर एकेडमी चित्रकूट जिले उत्तर प्रदेश की नंबर 1 एकेडमी है सेना के क्षेत्र में। हाल ही में सनराइज करियर एकेडमी ने सेना के क्षेत्र में सर्वाधिक सिलेक्शन दिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निर्वाचन आयोग, और ये हमारे संविधान का टॉपिक है। और आज से इस वीडियो के माध्यम से हम संविधान में जो उल्लेखित हमारे संविधान निकाय यानी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम निर्वाचन आयोग होता क्या है, किस भाग में इसका उल्लेख है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें भी नज़र डालेंगे कि क्या केंद्र सरकार का निर्वाचन आयोग अलग होता है और राज्य का निर्वाचन अलग होता है। और अगर होता है तो निर्वाचन आयोग जो केंद्र का होता है उसके अंडर में कौन कौन से इलेक्शंस होते हैं यानी निर्वाचन होते हैं, और जो राज्य का होता है उसके अंडर में कौन कौन से निर्वाचन होते हैं। और आज के जो मेरे टारगेटेड ऑडियंस हैं वो हैं यूपीएससी और यूपीपीएससी के तमाम एस्पिरेंट्स जो यूपीपीसीएस की आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। और इस क्वेश्चंस के माध्यम से आपको यूपीएससी में आने वाले जो टॉपिक्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, तर्क होते हैं, उसके बारे में पता चलेगा। और हर वीडियो के ख़त्म होने के बाद एक दूसरा वीडियो लॉन्च होगा जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू होंगे कि किस तरीके से यूपीएससी और यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि हम ये तो जानते ही हैं कि जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी होते हैं ये बाल की खाल निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या होता है कि एकदम गहराई से डीप से पूछते हैं, और उसका हमें अध्ययन होना ज़रूरी है। और इस चैप्टर में हम बहुत ही बारीक तरीके से पढ़ेंगे और हर चीज़ को समझेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस। कैप्टन एस कुमार सर, जो कि सनराइज करियर एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और सेना के क्षेत्र में जो भी स्टूडेंट सेना की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, फिजिकल और मेडिकल का मार्गदर्शन संतोष कुमार सर यानी हमारे सनराइज करियर एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में होता है। और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, सेना के क्षेत्र में सर्वाधिक चयन देने वाली चित्रकूट की नंबर 1 संस्था है सनराइज करियर एकेडमी, रन एंड मैनेज बाय कैप्टन एस कुमार सर, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और अगर इंडियन आर्मी की बात की जाए तो इंडियन आर्मी के तमाम कोर्स चलाए जाते हैं, जैसे इंडियन आर्मी जीडी, इंडियन आर्मी नर्सिंग, इंडियन आर्मी क्लर्क और टेक्निकल ट्रेडमैन। और रिटेन के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी, संपूर्ण तैयारी कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में कराई जाती है। प्री मेडिकल किया जाता है ताकि आप जब भी आपका फिजिकल क्लियर हो तो आप मेडिकल अनफिट ना हो, इसीलिए प्री मेडिकल की सुविधा भी उपलब्ध है और रिटर्न भी होता है। आगे बढ़ते हैं। सेना के साथ साथ रेलवे का भी संपूर्ण कोर्स चलाया जाता है चित्रकूट जिले में। रेलवे का जैसे एनटीपीसी हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया, आईटीआई ट्रेड्स हो गया, टिकट कलेक्टर हो गया, कमर्शियल क्लर्क्स हो गया, आरआरबी एएसएम यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप टीचिंग एसएससी के कोर्सेज एसएससी की बात करें तो एसएससी की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, जैसे एसएससी सीजीएल का कोर्स, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस। और इनके साथ साथ रेगुलर टेस्ट, असाइनमेंट, सभी टॉपिक्स पर डेली प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम अगर आता है तो उसका अलर्ट एसएमएस द्वारा या ईमेल द्वारा या ग्रुप में डाल दिया जाता है, और जितने भी स्टूडेंट हैं सबका फॉर्म एकेडमी में भरवाया जाता है। आगे बात करें टीचिंग कोर्सेज़ की, अगर हम बात करें तो सनराइज करियर एकेडमी में बीएड की परीक्षा, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का तैयारी होता है, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, विशेषज्ञों द्वारा तैयारी की जाती है। और सबसे बढ़िया बात कि जो कमज़ोर छात्र हैं वह उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है सिर्फ उन्हीं को जॉब मिलेगी, जॉब सभी लोगों को मिलती है। बस फ़र्क होता है कि इस अध्ययन करने में कि कौन सबसे ज़्यादा अध्ययन करता है और कौन कम अध्ययन करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस साल के जो हमारे कुछ चयनित छात्र हैं, जैसे 2019 और 20 की बात करूं तो हमारे टोटल इतने सिलेक्शंस हुए थे। और अभी सनराइज करियर एकेडमी में हाल ही में 2 सिलेक्शंस हुए हैं, संतोष आर्मी जीडी 2021 में और संगम त्रिपाठी आर्मी जीडी 2021 में। अब क्योंकि लॉकडाउन लग गया है और भी सिलेक्शंस स्टिल काउंटिंग, वी आर स्टिल काउंटिंग आर सिलेक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सनराइज करियर एकेडमी में, जो कि चित्रकूट की नंबर 1 संस्था है, एसएससी जीडी
का भी संपूर्ण कोर्स चलाया जाता है, जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, और इनके साथ साथ फिजिकल प्लस प्री मेडिकल की सुविधा, हॉस्टल हॉस्टल और मेस की सुविधा। जो स्टूडेंट सेना की तैयारी करना चाहते हैं और जो देश के दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनके लिए हॉस्टल की सुविधा, मेस की सुविधा, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब की सुविधा, और एक्सपीरियंस टीचर विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन कराया जाता है, और कमज़ोर छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो सेना के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए सनराइज़ करियर एकेडमी को ज्वाइन करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो निर्वाचन आयोग की हम बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे और ए टू जेड पूरा इसके बारे में अध्ययन करेंगे। निर्वाचन आयोग कैसे काम करता है, कितने अध्यक्ष होते हैं, कौन नियुक्त करता है, और सभी एग्ज़ाम में लगभग यही पूछा जाता है। तो चलिए मैं बताऊं, अगर निर्वाचन भारत का निर्वाचन आयोग और राज्य का निर्वाचन आयोग, जैसा कि हमारे देश में दो तरह की सरकार चलती है। एक तो पूरे केंद्र की सरकार होती है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार बोलते हैं, और प्रत्येक राज्यों की अपनी अपनी सरकार होती है, जिन्हें हम राज्य सरकार बोलते हैं। तो उसी तरीके से, क्योंकि केंद्र में भी चुनाव होते हैं और राज्य में भी चुनाव होते हैं अपने अलग अलग लेवल का, जैसे अगर हम देखें कि लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, और विधानमंडल का चुनाव, और हम और निचले स्तर में जाएं तो वहाँ पे देखने को मिलता है ग्रामीण में ग्राम पंचायत का चुनाव, और ब्लॉक में ब्लॉक लेवल का चुनाव, और उससे भी ऊपर जाएं तो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल का चुनाव। तो इतने सारे चुनाव हमारे देश में कराए जाते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जानना कि आखिरकार ये जो चुनाव है उनको करवाता कौन है, किस लेवल का कौन सा चुनाव होता है। तो मैं आपको बताऊं कि पूरे केंद्र की बात की जाए, पूरे भारत की बात की जाए, तो भारत का निर्वाचन आयोग अलग होता है, और अगर किसी भी राज्य, पर्टिकुलर राज्य की बात की जाए, तो उसका निर्वाचन आयोग अलग से होता है। जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है भारत का निर्वाचन आयोग, जो कि दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और राज्य का निर्वाचन आयोग, ये पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश का मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हर राज्य का अपना अपना एक निर्वाचन आयोग होता है, जो उस राज्य के चुनावों को संपन्न कराने की जिम्मेदारी होती है उनकी। तो दो तरह के चुनाव आयोग होते हैं, एक हमारा होता है केंद्र का और एक होता है राज्य का। इसको हम बहुत ही ब्रीफ तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है और जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है, इसमें क्या समानताएं होती हैं और क्या असमानताएं होती हैं। देखिए, जो समानताएं हैं तो हम जानते हैं कि भाई इनका काम है चुनाव करवाना, लेकिन किसका चुनाव करवाना, कौन सा निकाय किसका चुनाव करवाता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम देखें भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह हमारे संविधान की एक संवैधानिक निकाय है। हमारे भारत का एक संवैधानिक निकाय है। अब संवैधानिक निकाय कहने का क्या मतलब होता है? संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि ऐसी संस्था, ऐसी सरकारी संस्था जिसको संविधान ने मान्यता दी है, और ये संस्था जो कि ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनको संविधान ने मान्यता दी है, ये कभी भी बंद नहीं होती हैं। इनकी जगह पर कोई दूसरी संस्था आ सकती है, लेकिन ये संस्था कभी बंद नहीं होती हैं। किसी को भी इन संस्थाओं को बंद करने का अधिकार नहीं होता है, और इनका उल्लेख सीधे सीधे हमारे भारत के संविधान में किया गया है। इसीलिए इसको संवैधानिक निकाय बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आप इसको पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं, और इतना ही अगर आप पढ़ लोगे तो आपका एग्ज़ाम निकल सकता है, जिस तर्क से अभी हम इसको कवर करने वाले हैं। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त, स्वायत्त का मतलब स्वतंत्र, संवैधानिक निकाय है, जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। देखिए, यहाँ पे जो बात की गई है, भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। संघ का मतलब भारत में संघ यानी पूरे भारत का चुनाव करवाता है, और इसके साथ साथ राज्यों का चुनाव भी करवाता है, संचालन करवाता है, पूरी जिम्मेदारी होती है। और अगर देखा जाए तो भारत निर्वाचन आयोग हमारे इंडिया में किस किस का चुनाव करवाता है, तो जरा देखिए कि भारत निर्वाचन आयोग, मैं राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, ये हमारे देश में लोकसभा का चुनाव, यानी जिससे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और अदर मिनिस्टर बनते हैं, राज्यसभा का चुनाव, राज्य विधानसभाओं का चुनाव,
राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव इनके हाथों में होता है, यानी ये जो सब चुनाव हैं ये इनके कंट्रोल में होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके वन लाइनर में आ सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राज्य विधानसभाओं का चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, इनका चुनाव करवाने की निष्पक्ष जिम्मेदारी किसकी होती है? भारत निर्वाचन आयोग की। वहीं अगर हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की, तो राज्य निर्वाचन आयोग भी एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो कि केंद्र के लिए नहीं, राज्य के लिए काम करता है। ठीक है, और इसका भी उल्लेख संविधान में किया गया है। जिस जिस संस्था का उल्लेख संविधान में किया गया है वह संविधान निकाय होते हैं, और इसमें भी चुनाव करवाने का अधिकार होता है, चुनाव चुनाव करवाने के संपन्न कराने की शक्ति होती है। लेकिन कौन से चुनाव? तो देखिए, जो पंचायती राज चुनाव होते हैं, गांव स्तर में, ब्लॉक स्तर में, जिला स्तर में, जैसे आपने सुना होगा ग्राम पंचायत का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, यानी जिसको बोलते हैं डीडीसी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत। तो ये जो तीन तरह के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत, इनका जो चुनाव होता है वो होता है राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर में। ये इसी तरह के चुनाव करवाती है, तीन तरह के मुख्यतः चुनाव करवाती है, ध्यान दीजिएगा। और अगर आप ये सोचें क्योंकि ये राज्य निर्वाचन आयोग है तो राज्य विधानमंडल का भी ये चुनाव करवाता होगा? नहीं। राज्य, सभी हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य, और जिन राज्यों में विधानसभा, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, उनकी चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी है विधानसभा के चुनाव की, वो भारत निर्वाचन आयोग की है, ना कि राज्य निर्वाचन आयोग की। हाँ, हमें नोट्स में ऐसा देखने में लग रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा का चुनाव करवाता होगा, लेकिन नहीं, विधानसभा तक तो ठीक है, विधानसभा का जो चुनाव है वो भारत निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, लेकिन जहां पर बात आती है पंचायती राज संस्थानों की, अब पंचायती राज संस्था में कौन कौन से आते हैं? जैसे ग्राम पंचायत हो गया, ब्लॉक पंचायत हो गया, जिला पंचायत हो गया, तो इनके चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। ये जो एक तर्क है और ये जो एक कन्फ्यूजन है वो एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, इसीलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग काम करता है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने, जैसे नामावली, लिस्ट, चुनाव आयोजित करने हेतु अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण संबंधी सभी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राज्य के निर्वाचन आयोग में निहित होती हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और वहीं अगर हम लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें, तो इसका जो नियंत्रण होता है इन सभी का, वो किसके पास होता है? हमारा भारत निर्वाचन आयोग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृष्ठभूमि कि आखिरकार हमारे देश में ये निर्वाचन आयोग कब से रहा है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, हमारे भारत के संविधान में भाग 15 में चुनाव से संबंधित चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चुनाव आयोग है, भारत का जो चुनाव आयोग है या राज्य का जो चुनाव आयोग है, उसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो हमारा आंसर होगा भाग 15। ठीक है, ये बहुत ही हॉट टॉपिक्स हैं और काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, और ये तो आपको रट ही के रखना है। ठीक है, क्योंकि संवैधानिक निकाय एक ऐसा टॉपिक है कि एग्जाम में आ ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर से एक बार नज़र डालिए इसमें। भारतीय संविधान में जो चुनाव आयोग है भारत का, राज्य का भी, उसका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 15 में किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 24 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान है वो अंतिम रूप से पढ़ा गया था, सभी हस्ताक्षर हुए थे, और 25 जनवरी को छोड़ दिया जाए तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू होना था। ठीक है, और देखिए,
क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से देश में लागू होना था और उस समय हमारे देश में कोई चुनाव नहीं हुए थे और हमारे देश में उस समय अंतरिम सरकार देश को चला रही थी और क्योंकि नई लोकसभा के चुनाव करवाने थे इसीलिए 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार, देखिए संविधान के अनुसार चुनाव आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। लेकिन चुनाव आयोग में भी किसका? चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्तियों का, उनके कार्य का, कार्यकाल का और पात्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, तो आपका सीधे आंसर होगा 25 जनवरी 1950। अब देखो इसको याद कैसे रखना है कि भाई सीधी सी बात है, हमारे देश में पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई। और इसका जो भाग है, अगर भारतीय संविधान में इसका भाग देखें तो 15 है और अनुच्छेद देखें तो 324 से 329 तक। और आगे मैं अभी डिस्कस करूंगा कि कौन से आर्टिकल में क्या किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। देखिए कौन से आर्टिकल कौन से हमारे धारा में, अनुच्छेद में किसका उल्लेख किया गया है, जरा देखिए। सबसे पहले 324 क्या कहता है, भाग 15 में, भारतीय संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 क्या कहता है कि चुनाव आयोग में चुनाव के लिए, देखिए चुनाव आयोग में चुनाव के लिए निहित दायित्व क्या होंगे, तो अधीक्षण, निर्देश देना और चुनाव को नियंत्रण करना। ठीक है, ये चीज़ बात है। अनुच्छेद 325 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 325 कहता है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए उपयोग नहीं ठहराने का प्रावधान। कहने का मतलब कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा और ना तो धर्म और जाति लिंग के हिसाब से उसका मतदान करवाया जाएगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, बिना उसका धर्म, जाति या लिंग देखे मतदाता सूची में उसका नाम शामिल किया जाएगा। ठीक है, और ये तो हमारे देखिए संविधान में भी है। और हमारा भारत किस तरह की प्रवृत्ति का है, हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है। यानी हमारे देश को अगर देखा जाए तो हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है, हमारा देश का कोई धर्म नहीं है। और अगर हमारे देश का कोई धर्म नहीं है तो इतने सारे धर्म के लोग कैसे रह रहे हैं? तो यहाँ पर आपको जवाब ये देना है कि हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है, सेकुलर देश है और हमारा जो देश है वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है और किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म की पूजा उपासना करने का अधिकार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप देखोगे इस्लामिक देश होते हैं, क्रिश्चियन देश होते हैं, जैसे पाकिस्तान की बात करें, अरब की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, तो ये सब क्या है, इस्लामिक देश हैं, मतलब पर्टिकुलरली मुस्लिम देश हैं। लेकिन हमारा भारत ना तो हिंदू देश है, ना मुस्लिम देश है, ना क्रिश्चियन देश है। हमारे भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन हमारा भारत सभी देशों के या सभी धर्मों की बराबर रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। आगे बढ़ते हैं। 326 लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा, देखिए क्या बोला इसने, आर्टिकल 326 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 326 बोल रहा है कि लोकसभा जो कि केंद्र का पार्ट है और प्रत्येक राज्य की विधानसभा जो कि राज्य का पार्ट है के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ठीक है, और यहाँ पर वयस्क मताधिकार कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति वयस्क हो गया है, एडल्ट हो गया है, और हमारे देश में किस व्यक्ति को अडल्ट माना जाता है, जो 18 साल का हो गया हो, 18 साल की आयु उसने पूर्ण कर ली हो, वो हमारे देश में वयस्क माना जाता है। यानी जो भी व्यक्ति 18 साल का हो गया है, पुरुष या महिला, वह वोट देने के लिए, मत देने के लिए उसका अधिकार हो जाता है। तो 326 में बात करें तो देखिए लोकसभा और प्रत्येक राज्य के विधानसभाओं का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यह आर्टिकल 326 कहता है। 327 की अगर बात करें तो विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, चुनाव के संबंध में या चुनाव आयोग के संबंध में जिसको भी कानून बनाने की शक्ति है वो आर्टिकल 327 के तहत वो शक्ति किसको है, संसद को। यानी चुनाव जो विषय है वो किसका विषय है, केंद्र का विषय है। ठीक है, आगे बात की जाए 328
किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति। अब देखिए राज्यों में भी जो हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें 2 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और अभी डीडीसी के चुनाव हाल ही जम्मू कश्मीर में हुए हैं। तो देखिए राज्य विधानमंडल की भी अगर हम बात करें तो राज्य विधानमंडल के में चुनाव के दौरान या चुनाव के लिए जो कानून बनाने की शक्ति है वो किसको है? संसद को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 328 ये शक्ति देता है संसद को। 329, अब 329 क्या बोलता है? चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार। ठीक है, चुनावी मामलों में जैसे अगर कोई किसी भी चुनाव में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें जो अदालत होती है उसमें हस्तक्षेप कौन कर सकता है? बार एसोसिएशंस के वाले कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिएगा इसको। ये आर्टिकल सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पॉज करके आप इसका वीडियो बना सकते हैं, वीडियो नहीं तो इसका नोट्स बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है, हर एक चीज़ मैंने इसमें कवर किया है। आगे बात करते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना। अब देखिए निर्वाचन आयोग की संरचना का मतलब होता है कि आखिरकार इस निर्वाचन आयोग में कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले अगर बात की जाए तो निर्वाचन आयोग में सिर्फ एक ही सदस्य और एक ही अध्यक्ष हुआ करता था जिसको बोलते थे चुनाव आयुक्त। ठीक है, पहले जब हमारे चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान हुआ था तो उस समय सिर्फ एक ही व्यक्ति हुआ करता था जिसको बोलते थे चुनाव आयुक्त। ठीक है, लेकिन बाद में राष्ट्रपति की सहमति से इसको 16 अक्टूबर 1989 में इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया। यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 3। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से पहले बात करें तो सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था। ठीक है, अच्छा ये जो 2 प्रावधान है 3 सदस्यीय वाला, ये आगे चल के बंद कर दिया गया था कुछ कारण की वजह से, लेकिन फिर से इसको 1 अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, ये आपके यूपीएससी में आ सकता है। ठीक है, तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यही तो आता है यूपीएससी में कि कितने चुनाव आयुक्त होते हैं निर्वाचन आयोग में, तो आपका आंसर होगा 2। कितने मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं? 1। संरचना कितनी होती है? 3 की। कितने टोटल कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और पहली बार इसमें 3 सदस्यीय कब बनाया गया? 16 अक्टूबर 1989 में। और दूसरी बार कब बनाया गया? 1 अक्टूबर 1993 में। ध्यान दीजिएगा, डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना तो याद करना ही पड़ेगा आपको अगर आपका जो ड्रीम है वो बिग है। निर्वाचन आयोग का सचिवालय, मुख्यालय, निर्वाचन आयोग का जो सचिवालय है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ठीक है, हमारी राजधानी में है। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है वो कौन होता है? जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, उनको मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी अगर एग्जाम में आए कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होते हैं तो आप बताइएगा एक्सपीरियंस्ड होल्डर आईएएस अधिकारी, बड़ी रैंक के आईएएस अधिकारी, जिसकी नियुक्ति, अब देखिए क्योंकि केंद्र का ये सब्जेक्ट है और केंद्र की ये पोस्ट है, केंद्र का निर्वाचन आयोग है, तो केंद्र में जो नियुक्ति होती है वो करता है राष्ट्रपति। ध्यान देना, केंद्र में जो बड़े बड़े हमारे अधिकारी होते हैं इन सब की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ, यूपीएससी का तो ये फेवरेट ही टॉपिक है कि राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति जो है कराता है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है और रिपीटेडली आता भी रहेगा आगे, क्योंकि हमको सबको ये पता होना चाहिए ना कि राष्ट्रपति किन लोगों की नियुक्ति करता है। तो देखिए एक सिंपल सा फंडा आप याद रखिए कि जितने भी केंद्र लेवल के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है, अगर हम केंद्र की बात करें। और कुछ राज्यों की भी बात करें तो राज्य में जितने बड़े अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन राज्य में भी ऐसे कुछ बड़े अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु। अब इनमें से जो भी पहला पूरा हो जाए, कहने का मतलब कि एक बार अगर निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हो गया तो वह 6 साल तक अपने पद पर बना रह सकता है, या फिर जब तक उसकी उम्र 65 वर्ष नहीं होती।
इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई अगर वो 50 साल की उम्र में चुनाव आयुक्त बन गया तो 65 साल तक बना रहेगा, नहीं। अगर जैसे मान लीजिए वो 58 साल का है, तो 58 साल से आगे 6 साल करेंगे तो कितना, 64 साल होगा, तो 64 साल में ही वो रिटायरमेंट लेके आ जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है 63 साल की उम्र में आयुक्त बना है, तो 63 साल के बाद कितना हुआ, 64 और 65, यानी 2 साल ही उसका कार्यकाल बचेगा। हर हालत में वो 6 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और अगर उसकी उम्र की बात करें तो वो 65 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इस चीज़ में ध्यान ध्यान देना है। यही फेवरेट टॉपिक होता है यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का, इन्हीं सब में वो घुमा के रख देते हैं और स्टूडेंट घूम जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। देखिए, चुनाव आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो किसके बराबर होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होते हैं। और उन्हीं के बराबर इनको वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं, और तमाम प्रकार की फैसिलिटी मिलती हैं जो केंद्र द्वारा दी जाती है, ठीक है, सरकारी नौकरी में दी जाती है। ओके। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जाता है। अगर बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त को अगर हटाना है पद से, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, तो उसकी प्रक्रिया सेम वैसे ही है जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। जैसे ऊपर ही हमने पढ़ा कि जो भारत का निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके सदस्य, वो किसके समकक्ष, किसके बराबर होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। तो जब उसके बराबर है तो उसको हटाने की प्रक्रिया भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बराबर ही होगी ना। ये ध्यान देना है, बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। आगे बढ़ते हैं। जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनके हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को न्यायाधीश, देखिए, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हो गया। दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग के आरोप में इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन कौन हटाएगा, तो इनको संसद हटाएगी। और संसद कैसे हटाएगी, महाअभियोग लाकर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महाअभियोग के कारण इनको हटाया जाता है, ठीक है। और इनका जो प्रस्ताव है वो संसद में पारित होता है, लेकिन कैसे, जरा देखिएगा। निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा इनको निकाला जाता है, ठीक है। कौन सा बहुमत, विशेष बहुमत, जिसका प्रतिशत 50% से ज़्यादा होना चाहिए। उस समय सदन में जितने भी लोग उपस्थित हैं उसका 50% से ज़्यादा यानी अधिक मतदान होना चाहिए, तो इससे इनको निकाला जा सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उपरोक्त पद से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको कैसे हटाया जाता है, महाभियोग की तरह ही हटाया जाता है, ठीक है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पे गलत बोल गया। अगर निर्वाचन आयुक्त, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सॉरी क्लास, अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर न्यायाधीशों की बात हो रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, नियंत्रक महालेखक की बात हो रही है, इतने बड़े बड़े अधिकारियों की बात हो रही है, तो इनको एक खास प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, जिसको बोलते हैं 2/3 सदस्य या फिर विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। महाअभियोग के द्वारा केवल राष्ट्रपति को ही हटाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, सॉरी। महाभियोग, ओके, कहाँ पहुँच गए हम। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए संसद दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं पाई जाती, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी यहाँ से देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन गया। क्या बन गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि भाई राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा, किसके द्वारा, महाभियोग के द्वारा, ठीक है। और अगर इन अधिकारियों की बात की जाए, उच्च न्यायालय के और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इनको हटाया जाता है संसद में विशेष बहुमत पारित करके, यानी 2/3, जो कि 50% से ज़्यादा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं। अगर इतना बड़ा संस्था बना है तो आखिरकार इसके कार्य क्या है, ठीक है। तो चलिए कार्य देख लेते हैं इसके। संसद राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करती है, चुनाव का अधीक्षण और निर्देशन करता है, नियंत्रण करती है, किसके तहत, अनुच्छेद 324(1) के तहत, ठीक है। तो ये सारे कार्य किसके तहत होते हैं,
अनुच्छेद 324(1) के तहत, ठीक है, निर्वाचन आयोग करता है इनको। प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। अब प्रथम परिसीमन हमारा कब हुआ था? 1952 में, ठीक है। राजनीतिक दल के लिए चुनाव आचार संहिता जारी करना। अब चुनाव आचार संहिता क्या होती है कि भाई ये जो उम्मीदवार खड़े होते हैं चुनाव में, तो उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। आम आदमी की क्या लिमिटेशंस हैं, चुनाव वाले व्यक्ति की क्या लिमिटेशंस है, दल की क्या लिमिटेशंस हैं। तो इसके लिए जो तत्काल नियम और कानून बनते हैं तो वो निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनको कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है, और हिंदी में बात करें तो चुनाव आचार संहिता, ठीक है। आगे बात करते हैं उपचुनाव का संचालन करना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय और राज्य स्तर राजनीतिक दलों को मान्यता देना कि कौन सा जो दल है वो राज्य लेवल का है और कौन सा दल है जो भारतीय यानी अखिल भारतीय लेवल का, ऑल इंडिया लेवल का, राष्ट्रीय लेवल का है, ठीक है। और उनको चुनाव चिन्ह भी देना, आवंटन करना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बीजेपी का जो चिन्ह है वो कमल है, और कांग्रेस का जो चिन्ह है वो हाथ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं चुनाव समापन की घोषणा भी करना, चुनाव की तैयारियां करना और चुनाव की पूरी व्यवस्था भी करना। ये पूरा काम किसका है? निर्वाचन आयोग का है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले विधानसभा के चुनाव हुए। इस कोरोना की भयंकर महामारी के बीच कई सारे नेताओं ने रैलियां भी की, और जिसके कारण हमारे देश में कोरोना के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, और लॉकडाउन लगा हुआ है, और एजुकेशन सिस्टम की तो ऐसी धज्जियां उड़ी हुई हैं, क्या ही बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव समापन की घोषणा करना, ये काम होता है निर्वाचन आयोग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए चुनाव संबंधित समितियां, ठीक है। समितियां भी यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है। समितियां भी आपको याद रखना है कि कौन कौन सी समिति और किस लिए वो समिति थी, ठीक है। तो पहले देखिए 1974 में जो समिति बनी वो तारकुंडे समिति बनी, ठीक है। तारकुंडे समिति, और किस लिए बनी? तारकुंडे समिति कहना चाहती थी कि भैया आयोग बहुसदस्यीय होना चाहिए, तो देखिए बहुसदस्यीय 1989 में किया गया इसको, ठीक है। आगे देखिए दिनेश गोस्वामी समिति जो कि 1990 में मिली, आयोग बहुसदनीय होना चाहिए, इनका ये सिफारिश था। आगे बढ़ते हैं वोहरा समिति 1993 में कि राजनीति के अपराधीकरण पर चुनाव आयोग होना चाहिए। आगे देखिए इंद्रजीत समिति बनी। इंद्रजीत समिति की गठन जो कि 1998, और इसने अपनी रिपोर्ट 2000 में दी। इसने क्या बोला कि चुनाव खर्चों पर रिपोर्ट दी इसने कि चुनाव खर्च कैसे होने चाहिए, कैसे, कहाँ से फंड आना चाहिए, कैसे पैसे आने चाहिए, इसके बारे में इन्होंने रिपोर्ट दी। तो ये चारों समिति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट्स, वीडियो पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा इसके। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं राज्य के चुनाव आयोग पर, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस तरीके से हमारे केंद्र का चुनाव आयोग होता है, उसी तरीके से हमारे राज्य का भी चुनाव आयोग होता है, लेकिन उसके चुनाव करवाने में और इसके चुनाव करवाने में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। वो किसका चुनाव कराता है, ये किसका? मैंने बताया था केंद्र चुनाव आयोग जो भारत का निर्वाचन आयोग है, वो लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, प्रेसिडेंट का चुनाव कराता है, लेकिन अगर इसकी विधानसभा के चुनाव कराता है। लेकिन अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये जिला पंचायतों का सॉरी पंचायती राज का चुनाव करवाता है, ठीक है। आगे इसकी बात करें, देखिए 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था, इसके तहत क्या हुआ? प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनाव निष्पक्ष व समय पर करवाने हेतु पृथक से पृथक से राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई, अलग से, ठीक है। अलग से देखिए किसकी? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की और शहरी निकायों के चुनाव की जो तैयारी कराने का, जो संपन्न कराने का जो जिम्मा है, वो अलग से एक आयोग बनाना पड़ा, जिसका नाम देना पड़ा राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब राज्य की पंचायतों के समस्त निर्वाचन एवं नगर पालिका के समस्त निर्वाचन अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, ये किसके कंट्रोल में आता है? राज्य निर्वाचन आयोग में। जिसका उल्लेख कहाँ पे है? 243 के और 246 जेड ए में इसका उल्लेख किया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम नगर पालिका के चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनाव, ब्लॉक पंचायत के चुनाव, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी इंडिया में जो भी चुनाव होते हैं वो हमारा भारत निर्वाचन आयोग यानी केंद्र वाला कराता है, ठीक है। अब देखिए हमारे जो राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं, ठीक है, इसका भी एक राज्य चुनाव आयुक्त होता है, ठीक है, और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं।
जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, लेकिन उनको हटाया जाता है, ठीक है, किससे हटाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अब देखिए इसमें राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो क्या बोल रहा है, इसका प्रमुख कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। उन्हें उच्च न्यायालय, अब देखिए क्योंकि ये राज्य का है तो राज्य में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है? उच्च न्यायालय होता है ना। तो उन्हें, जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। यह एक सदस्य आयोग है और आयोग में एक सचिव होता है, देखिए, ठीक है। एक इसमें निर्वाचन आयुक्त होता है, एक राज्य सचिव होता है और एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है। अब बात अगर करें तो भाई इसके कार्य क्या होते हैं? कार्य क्या होते हैं भाई? जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनावों की नामावली तैयार, नियमावली तैयार करना, नामावली तैयार करना, उम्मीदवारों की जो क्या बोलते हैं उनका चुनाव चिन्ह है वो आवंटन करना, उनको रजिस्टर करना, ठीक है, उनके चुनाव की पूरी व्यवस्था करवाना, और जब तक चुनाव नहीं हो जाते तो एक विशेष आचार संहिता लागू करवाना, उनको जीत दर्ज करवाना और उनको रजिस्टर मान्यता देना, ठीक है। और चुनाव अगर सफल है तो प्रमाणित करना, और अगर सफल नहीं है तो निरस्त करना, दोबारा चुनाव करवाना, ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा निर्वाचन आयोग का पूरा लेक्चर, ठीक है। और इसमें अगले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन पाएंगे तो उसको मैं लेके आऊँगा। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सनराइज़ करियर एकेडमी सेना के क्षेत्र में सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था है। तो जिन छात्रों को सेना के क्षेत्र में तैयारी करना है वह सनराइज़ करियर एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। और सनराइज़ करियर एकेडमी में हॉस्टल की सुविधा, मेस की सुविधा पूर्ण रूप से उपलब्ध है। तो जय हिंद, जय भारत।